भरतपुर नामक एक गांव था जहां बर्फीली ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसी गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया महेश थे और उनके साथ उनकी पत्नी गीता रहती थीं। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम आरोही था। इसके अलावा महेश के बड़े भाई की 2 बेटियां भी उन्हीं के साथ रहती थीं, क्योंकि उनके माता पिता का बहुत साल पहले ही देहांत हो चुका था। पायल, काजल, अब बहुत हो चुका है। अब मैं तुम दोनों को और नहीं पाल सकता। तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत सह लिया है। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद से ही मैं तुम दोनों को पालता आ रहा हूं, लेकिन अब मुझसे और नहीं होगा। तुम दोनों इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। चाचा जी, ये आपको अचानक क्या हो गया है? आप तो हम दोनों से बहुत प्यार करते थे, फिर आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इस घर से निकलकर कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? क्या खाएंगे? आपके अलावा इस दुनिया में हमारा है ही कौन? पायल, अब इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम दोनों यहां से चली जाओ और कभी लौटकर मत आना। रही बात रहने की जगह की, तो हमारे गांव के कोने में जो हमारी एक टूटी फूटी झोपड़ी है, तुम दोनों वहीं रह लेना। महेश चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही काजल की आंखों में आंसू आ गए। काजल पायल से छोटी थी, इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी उसकी आंखें भर आती थीं। चाचा जी, आप ऐसा मत कीजिए। आपके बिना दीदी और मैं कैसे रहेंगे? हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? एक बार तो आप हमारे बारे में भी सोचिए चाचा जी। अरे, तुम दोनों को समझ में नहीं आती क्या? कब से तुम्हारे चाचा जी कह रहे हैं कि अब इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, और तुम हो कि नाटक किए जा रही हो। अब और समय मत गवाओ, रात होने वाली है, ठंड और भी बढ़ जाएगी। अभी इसी वक्त निकल जाओ और अपने नए घर, उस झोपड़ी की तरफ जाओ। ठीक है चाची जी, हम चले जाते हैं, लेकिन इतनी ठंड में हम दोनों ऐसे कैसे बाहर जाएं? हमारे जो गर्म कपड़े थे वो हमें दे दीजिए, ताकि हम ठंड से बच सकें। अरे, अब तुम दोनों को इस घर से कुछ भी नहीं मिलेगा। उस झोपड़ी में कुछ कंबल पड़े होंगे, उसी से काम चला लेना। और अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तुम दोनों अभी के अभी, बिना एक पल भी गंवाए, यहां से निकल जाओ। महेश की ऐसी कड़वी बातें सुनकर उसकी बेटी आरोही को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो पायल और काजल के साथ ही बड़ी हुई थी। इसी वजह से उसके मन में उन दोनों बहनों के लिए कोई बुरी भावना नहीं थी। उधर अपने चाचा से ऐसी बातें सुनकर पायल और काजल भी वहां एक पल तक नहीं रुकी और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल आईं। पायल और काजल दोनों बहनें ठंड से कांपती हुई अपने नए घर, उस टूटी फूटी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। दीदी, हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में तो किसी तरह आ गए हैं और जैसे तैसे रह भी लेंगे, लेकिन इस कड़ाके की ठंड से कैसे बचेंगे? चारपाई पर पड़े दोनों कंबलों की हालत भी ठीक नहीं है, और खाएंगे क्या? चाचा जी ने तो एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। छोटी, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी तो जैसे तैसे रहना ही पड़ेगा। रही बात ठंड की, तो इन्हीं 2 कंबलों से काम चला लेंगे। तू बस हिम्मत रख छोटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसी तरह दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए फटे हुए कंबलों को अपने ऊपर ओढ़कर चारपाई पर बैठ गए। दीदी, धीरे धीरे रात होने वाली है। हमने आज दिन भर कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। छोटी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन अभी क्या करें, यही सोच रही हूँ। क्यों ना ऐसा करें, तुम यहीं घर में रहो, बाहर बहुत ठंड है। मैं बाहर जाकर आज के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ।
लेकिन दीदी बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है और हमारे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे में आप इस कड़ाके की ठंड में बाहर कैसे जाएंगी? ठंड तो बहुत है, लेकिन और कर ही क्या सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। देखते हैं बाहर जाकर क्या कर पाती हूँ, क्या इंतजाम हो सकता है। भगवान करे आज कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाए। पायल अपनी छोटी बहन काजल से ये कहकर ठंड से कांपते हुए खाने का कुछ इंतजाम करने घर से बाहर निकल पड़ी। कड़ाके की ठंड में कांपती हुई पायल अपनी छोटी बहन और खुद के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकल पड़ी। अरे बेटी, तुम इस कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों के कहां जा रही हो? ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। वैसे तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाया। चाचा, वो मैं थोड़ी सी मदद की तलाश में बाहर आई हूँ, लेकिन जिस तरह से बाहर कड़ाके की ठंड फैल रही है, कोई भी नहीं मिल रहा जिससे मैं मदद मांग सकूं। आप ही यहाँ अकेले बैठे मिले, इसलिए आपके पास आ गई। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं चाचा? बेटी, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, पर बुरा न मानना। जरा अपना नाम पता तो बता दे, क्या जाने शायद मैं तुझे पहचान जाऊं। मेरा नाम पायल है चाचा। मैं महेश चाचा की भतीजी हूँ। मेरी एक छोटी बहन भी है, काजल। आज पता नहीं क्या हुआ कि महेश चाचा ने मुझे और मेरी बहन को अपने ही घर से निकाल दिया। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है चाचा, अगर हो सके तो हमें खाने के लिए कुछ दे दीजिए। अरे बेटी, महेश की भतीजी मतलब तुम मोहनलाल की बेटी हो। मैं तुम्हारे पिता को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। वैसे बेटी, तुम मुझे अपने घर का पता दे जाना, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आया करूंगा। और अभी चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। मैं तुम्हारे लिए और काजल के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। अब चलिए, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, पूरा शरीर सुन्न होता जा रहा है। पायल के ऐसा कहते ही हीरालाल उसे अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रात का गहरा सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। ठंड की तीव्रता पल पल बढ़ती जा रही थी और आसमान से गिरती बर्फ की रफ्तार भी अब और तेज हो चुकी थी। छोटी, पता है, जब मैं खाने का इंतजाम करने बाहर निकली थी तो मुझे पूरे गांव में कोई नहीं मिला। मिले भी कैसे? इतनी ठंड थी कि सब अपने अपने घरों में थे। तभी मुझे रास्ते में एक चाचा मिले। उनसे बात हुई तो पता चला कि वो हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर ले गया और हम दोनों के लिए खाना भिजवा दिया। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। अब ज़्यादा बातें छोड़ो दीदी, चलो दोनों खाना खा लेते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ छोटी, चलो खाना खा लेते हैं। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। पायल ऐसा कहकर दोनों बहनें अपने अपने थाल लेकर चारपाई पर बैठ गईं और खाना खाने लगीं। छोटी, जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, ठंड भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। चलो दोनों किसी तरह इन कंबलों में लिपट कर सो जाते हैं।
अरे चाचा, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में इस वक्त आने का क्या कारण हुआ चाचा? वो बेटी, मैंने सोचा कि रात के खाने के लिए तो मैंने तुम दोनों के लिए तुम्हारे हाथ खाना भिजवा दिया था, मगर सुबह तुम दोनों क्या खाओगी, यही सोचकर मैं तुम दोनों के लिए थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर आ गया और सोचा तुझसे तो मिल ही लिया, लेकिन काजल से तो अभी तक मिला भी नहीं, तो एक साथ काजल से भी मिल लूं। अच्छा, तो आप ही हीरालाल चाचा हैं? दीदी ने रात को घर आकर आपके बारे में बताया था। आप सच में बहुत अच्छे हैं चाचा जी। रात के खाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाचा, आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, यहाँ बैठिए। पायल के ऐसा कहते ही हीरालाल अपने हाथ में लिया ठेला चारपाई के पास रख देता है और फिर खुद भी चारपाई पर बैठ जाता है। बेटियों, तुम दोनों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। महेश ने तुम दोनों को ऐसे अचानक घर से क्यों निकाल दिया? क्या तुम दोनों को इसका कोई कारण पता है? तुम्हारे पिता तो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन तुम्हारे चाचा उनके जैसे नहीं हैं। महेश थोड़ा अलग किस्म का इंसान है। पता नहीं चाचा, परसों तक तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन पता नहीं कल अचानक क्या हो गया। चाचा ने गुस्से में घर के सभी लोगों को बुलाया, हमें बहुत कुछ सुनाया और फिर हमें घर से निकाल दिया। उसके बाद हमें यहीं इस झोपड़ी में रहने को कह दिया। ये कैसी बात हुई भला? बिना किसी साफ वजह के यूं घर से निकाल देना मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। खैर बेटियों, ये सब छोड़ो, तुम दोनों दुख मत करना। मैं तुम दोनों के साथ हूं और मैं कोशिश करूंगा कि कल तक तुम दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े ले आऊं। अभी मैं चलता हूं, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ठेले में थोड़ा खाने का सामान है, दोनों खा लेना। हीरालाल ये कहकर दोनों बहनों को अपना ख्याल रखने की हिदायत देता है और फिर वहां से धीरे धीरे निकल जाता है। पता नहीं महेश ने ऐसा क्यों किया। माँ बाप से वंचित दोनों बहनों को इस तरह घर से कौन निकाल देता है भला? मुझे महेश के घर जाकर उससे बात करनी होगी। अरे हीरालाल भैया, आज आप हमारे घर आए हैं। आइए, पहले बैठ जाइए, फिर आराम से बातें करेंगे। महेश के ऐसा कहने पर हीरालाल उसके पास ही चारपाई पर आकर बैठ गए। हाँ हीरालाल भैया, अब आराम से बताइए, इस कड़ाके की ठंड में आपको मेरे घर आने की क्या जरूरत पड़ी? अब बेझिझक कहिए। वो महेश, बात तो बहुत बड़ी है। दरअसल कल मैं बाजार से लौटकर थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी मुझे तुम्हारे बड़े भाई की बेटी पायल मिली। वो मुझसे मदद मांगने आई थी। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन बाद में ध्यान से देखा तो पहचान गया। और ये सब छोड़, मुझे ये बताओ, तुझे अचानक उन दोनों माँ बाप से वंचित बहनों को घर से निकालने की ऐसी क्या वजह सूझी? हीरालाल की ये सारी बातें सुनकर महेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हीरालाल उससे उम्र में बड़े थे, इसलिए महेश ने अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया और धीमे स्वर में कहा, हीरालाल भैया, आपको इस तरह मेरे घर आकर सीधे ये सब बातें नहीं पूछनी चाहिए थी। महेश, तू चिंता मत कर, तू मुझे सब कुछ बता सकता है। मैं वादा करता हूं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। बस तू इस काम की वजह तो बता। ठीक है हीरालाल भैया, आपको जानना ही है तो सुनिए। ये जो घर जमीन और जायदाद है,
सब मेरे बड़े भाई की मेहनत की कमाई थी। जाते जाते भैया ये सब अपनी दोनों बेटियों के नाम कर गए थे। मैं चाहता था कि ये सब मेरे नाम हो जाए, लेकिन पंचायत ने कहा कि जब तक दोनों बहनें 18 साल की नहीं होंगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 18 साल तक उन्हें पाला और जैसे ही वक्त आया अपनी चाल चलकर उनसे दस्तखत करवा लिए। मेरा मकसद पूरा हो गया। फिर उन्हें बेवजह पालता क्यों रहूं? बस यही वजह है। महेश की ये सारी बातें सुनकर हीरालाल हैरान रह जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, हे भगवान, ये कैसा इंसान है। अपने ही खून की भतीजियों को दौलत के लालच में इतने सालों तक पालता रहा और आज मकसद पूरा होते ही उन्हें घर से निकाल दिया। लगता है भगवान ने महेश को दिल ही नहीं दिया। अरे क्या हुआ हीरालाल भैया, आप किस सोच में पड़ गए? मैंने तो आपको भरोसे में लेकर सब कुछ बता दिया है। आप ये बातें किसी के सामने जाहिर मत कीजिएगा। तू चिंता मत कर महेश, ये सारी बातें मुझसे किसी को पता नहीं चलेगी। अब मैं चलता हूँ, ठंड भी बहुत है, जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा। अरे हीरालाल भैया, आप तो आते ही नहीं। आज कितने महीनों बाद मेरे घर आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पीकर जाइए। अरे नहीं नहीं महेश, फिर कभी आऊंगा चाय पीने। अभी चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम भी है और ठंड भी समय के साथ तेज होती जा रही है। ठीक है, तो फिर किसी दिन जरूर चाय पीने आना। हम दोनों चाय की चुस्कियां लेते लेते आराम से बातें करेंगे। ठीक है महेश, अब काफी देर हो चुकी है, मैं तुरंत निकलता हूँ, शाम भी होने वाली है। ऐसा कहकर हीरालाल महेश के घर से निकल पड़ते हैं। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बर्फ गिरने की रफ्तार और भी तेज हो गई थी। सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबके हुए थे और हीरालाल भी अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। आज महेश से वो सारी बातें जानने के बाद से मेरा मन बहुत भारी हो गया है। समझ नहीं आता लोग कैसे इतने नीचे तक गिर सकते हैं, वो भी अपने ही खून के साथ ऐसा काम करते हुए। अब मुझे उन दोनों बेटियों के लिए जितना हो सके उतना करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा सबसे अच्छा मित्र जो आज जहां भी है मुझसे नाराज हो जाएगा। कल सुबह मैं कुछ खाने पीने का सामान और दोनों के लिए थोड़े गर्म कपड़े लेकर जरूर जाऊंगा। रात होते होते बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि पायल और काजल के घर के अंदर तक बर्फ घुसने लगी। दोनों बहनें ठंड से कांपती हुई चारपाई पर पड़ी फटी पुरानी रजाइयों में सिमटकर किसी तरह खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रही थीं। दीदी, ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे में तो हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे। पता नहीं हमें किस गलती की सज़ा मिल रही है। इन फटे कंबलों के सहारे हम आखिर कितने दिन रह पाएंगे? गरम कपड़े तो दूर, हमारे पास पहने हुए जो कपड़े हैं उनके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस हालात में अचानक हमें कहीं काम भी नहीं मिलेगा। पता नहीं ऐसे हालात में आप और मैं और कितने दिन टिक पाएंगे। छोटी, तू हिम्मत रख और भगवान पर भरोसा रख। हो सकता है भगवान हम दोनों की कोई परीक्षा ले रहे हों और हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है कि हमें इतनी बड़ी सजा मिले। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो यहीं कुछ न कुछ करके रहेंगे। चाचा जी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा और अब हम उस घर में कभी लौट कर नहीं जाएंगे। आप जैसी दीदी हर किसी को नहीं मिलती। आपकी बातें सुनकर सच में अपने आप हिम्मत आ जाती है। हम दोनों मिलकर इन बुरे दिनों से लड़ेंगे और दीदी, एक ना एक दिन हमारे भी अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चाचा भी एक दिन हमारे पास आकर हमसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। हाँ छोटी, तेरी बातें सुनकर मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। और देख छोटी, भगवान ने हमें इसी मुसीबत के समय ही हीरालाल चाचा से मिलवाया है।
जरूर भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे, बस हमें धैर्य रखना पड़ेगा। खैर दीदी, अभी ये सब छोड़िए, रात बहुत हो चुकी है और बर्फ भी तेजी से गिरने लगी है। चलिए किसी तरह इन कंबलों में लिपट कर सो जाते हैं। कल जो होगा कल देखा जाएगा। जैसा आपने कहा, भगवान कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर ही देंगे। अगली सुबह हीरालाल दोनों हाथों में 2 थैले पकड़े हुए पायल और काजल के घर आ पहुंचे। अरे चाचा जी, आप, काजल और मैं अभी अभी आपके ही बारे में बातें कर रहे थे और आप सच में आ भी गए। बेटी, तुम दोनों इन दिनों इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के रह रही हो। इसी वजह से मैं तुम दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर आ गया हूँ। हीरालाल की ये बातें सुनकर पायल और काजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चाचा जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। हमारे अपने सगे चाचा ने भी हमारे बारे में उतना नहीं सोचा जितना आप हमारे लिए कर रहे हैं। हीरालाल ने दोनों थैलियां चारपाई के पास रख दी और खुद भी चारपाई पर बैठ गए। वैसे बेटी, कल मैं तुम दोनों के यहाँ से निकलकर तुम्हारे चाचा महेश से मिलने उसके घर गया था। वहां जाकर मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिन्हें जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। महेश ने मुझसे किसी से कुछ न कहने को कहा है, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों को ये बातें जानना बहुत जरूरी है। हाँ चाचा जी, बताइए, चाचा ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने एक बार भी हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा? हमें इस हालत में अकेला छोड़ते हुए उनका दिल कैसे मान गया? तो सुनो बेटी, तुम्हारे चाचा के पास जो आज घर जायदाद है, वो सब तुम्हारे पिता की मेहनत की कमाई थी। तुम्हारे पिता जाते जाते वो सब कुछ तुम दोनों बहनों के नाम कर गए थे, लेकिन तुम दोनों उस समय छोटी थीं, इसलिए पंचायत ने फैसला किया कि 18 साल की होने तक महेश को रुकना पड़ेगा। तभी तुम दोनों के नाम से महेश के नाम सारी जायदाद हो जाएगी। इसी बहाने उसने तुम्हें पाला, फिर धोखे से तुमसे दस्तखत करवा लिए और काम निकलते ही तुम दोनों को घर से निकाल दिया। हीरालाल की ये सारी बातें सुनकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आया और उनका मन गहरे दुख से भर गया। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि चाचा के मन में इतनी बड़ी साजिश हो सकती है। हम सब साथ रहते थे, तो क्या हम दोनों बहनें घर जायदाद लेकर भाग जाती? हम तो हमेशा परिवार बनकर साथ ही रहे। अगर चाचा सीधे हमसे कह देते तो हम खुशी खुशी दस्तखत कर देते। ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत गहरा दुख पहुंचा है हीरालाल चाचा। जो हुआ सो हुआ बेटियों, अब इन बातों को छोड़ो। भगवान जरूर तुम दोनों पर कृपा करेंगे और मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। अभी मैं चलता हूं, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना। इतना कहकर हीरालाल अपने घर की ओर चल पड़े। कुछ दिनों बाद काजल और पायल के घर 2 आदमी आ गए। अरे मोहन, जरा इस घर के लोगों को बुलाना। अरे घर में कोई है क्या? जरा आवाज तो लगाइए, हम कुछ जरूरी काम से आए हैं। मोहन की पुकार सुनकर काजल और पायल बाहर आ जाती हैं। हाँ जी, बोलिए, आप लोग किस काम से आए हैं? वो बहन जी, हम इस कड़ाके की ठंड में भी एक जरूरी काम से यहाँ आए हैं। दरअसल आप लोगों के इस घर की जगह से शहर जाने के लिए एक रास्ता बनने वाला है, इसलिए ये घर आपको हमें सौंपना होगा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए,
इसके बदले आपको एक बहुत बड़ी रकम दी जाएगी, जिससे आप अपना नया घर आराम से बना सकेंगी। और ये हमारे गुरुजी हैं, इनका नाम गंगाधर है। कृपया करके आप लोग इस बारे में अपनी राय बताइए। मोहन से ये सारी बातें सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। क्या आप लोग सच में कह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा भी भला होगा और आप लोगों का रास्ता भी बन जाएगा। हमें यह मंजूर है। आप लोग बताइए हमें क्या करना होगा। हम यह घर आप लोगों के नाम कर देते हैं। तो सुनो बेटियों, मैं तुम दोनों को अच्छे से समझा देता हूं। आज हम तुम्हारे घर और पूरी जमीन का माप लेकर जाएंगे। फिर ये सारे कागजात अपने दफ्तर में जमा करेंगे। उसके बाद मोहन आएगा और तुम दोनों से दस्तखत करवाएगा। फिर तुम्हें तुम्हारे घर की पूरी रकम दे दी जाएगी। उसके बाद हम ये घर तुड़वाकर रास्ता बनाने का काम शुरू कर देंगे। तो क्या हम इस बात को पक्का समझे? हाँ चाचा जी, आप हमारी तरफ से इसे पक्का ही समझिए। और आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हम पर इतना बड़ा उपकार करने के लिए। तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं। कल मोहन आकर सारा काम कर जाएगा। गंगाधर दोनों बहनों से ये कहकर मोहन के साथ वहां से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चले जाते हैं। कुछ दिन बीत गए। रास्ता बनने के बाद पायल और काजल की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। दोनों ने एक नया घर खरीद लिया और अब खुशी खुशी रहने लगीं। उनकी खबर लेने हीरालाल कभी कभी आ जाया करते थे। देखा बेटियों, भगवान ने आखिर तुम दोनों पर कृपा कर ही दी। आज तुम दोनों के पास महेश से भी ज्यादा धन दौलत है। उसका अहंकार तो उसी के पास रह गया और भगवान ने तुम दोनों को एक नया जीवन दे दिया। इसीलिए हमेशा सब्र करना चाहिए, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक ही होता है। हाँ चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अंत भला तो सब भला। आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। लोगों के मुंह से महेश को पायल और काजल की अमीरी का पता चल गया। ये सुनकर वो अपनी पत्नी गीता के साथ दोनों से मिलने उनके घर आ पहुंचा। महेश और गीता जब घर के अंदर आए तो पायल और काजल को उन्हें देखकर गुस्सा आ गया, लेकिन महेश और गीता के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। बेटियों, तुम दोनों मुझे माफ कर दो और हमें फिर से अपनाओ। तुम्हारे बिना हमारा परिवार अधूरा है। वाह चाचा जी, आज हमारे पास धन दौलत आने के बाद आपका परिवार अधूरा हो गया। लेकिन उस दिन जब हम दोनों आपके सामने विनती कर रही थी, तब आपने हमारी कोई परवाह नहीं की। हमने नहीं सोचा था कि आप इतने लालची हो सकते हैं। अब हमें, काजल और मुझे, आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हीरालाल चाचा ही हमारे परिवार को पूरा करते हैं। अब आप लोग यहाँ से चुपचाप चले जाइए और आप माफी के लायक भी नहीं हैं। चले जाइए। पायल, हम सच में माफी मांगने आए हैं। तुम दोनों के बिना सच में हमारा परिवार अधूरा है। दीदी ने क्या कहा, आप दोनों ने सुना नहीं क्या? हमें आपकी परवाह नहीं है, लेकिन हम आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहते। इसलिए कृपया शांति से यहाँ से निकल जाइए। इसी तरह पायल और काजल के जीवन में खुशियां लौट आईं और दोनों हीरालाल को अपना चाचा मानकर आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी खून के रिश्तों से पराये लोग भी अपने बन जाते हैं, जबकि खून के लोग हमारे बारे में सोचते ही नहीं।